नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ छलावा की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। आज की कहानी हमें बेंगलुरु से अनुष्का जी ने भेजी है। तो दोस्तों, हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। अब मैं आप सभी को कहानी अनुष्का के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम अनुष्का है। यह बात तब की है जब मैं 23 साल की थी और मेरी छोटी बहन की उम्र लगभग 19 साल थी। हम 2 बहनें थी और घर में हमारे अलावा सिर्फ मम्मी पापा ही रहते थे। यह जो घटना हम दोनों बहनों के साथ घटित हुई है, यह घटना उस रात की है जिस दिन हमारे मम्मी पापा हमारे ताऊ जी के यहाँ किसी काम से गए हुए थे। उनके यहाँ शायद उनकी लड़की की शादी थी या फिर यूं कहें कि शादी से पहले होने वाली रस्मों में मेरे मम्मी पापा को उनके घर शामिल होना था और उन्हीं के घर पर खाना पीना भी होने ही वाला था और रात भर गाना बजाना भी होता। तो वैसे जाना तो सिर्फ मेरी मम्मी को ही था ताऊ जी के घर, पर उनका घर इतना दूर होने की वजह से पापा को भी पूरी रात मम्मी के साथ वहीं रहना पड़ा और अगले दिन सुबह उन्हें वहाँ से निकलना भी था वापस घर आने के लिए। हम दोनों पापा मम्मी के साथ ताऊ जी के घर नहीं गए। हम दोनों बहनों को इतना आना जाना घूमना फिरना पसंद नहीं था, पर चाहकर भी हम ताऊ जी के यहाँ नहीं जा पाते। काफ़ी रात हो चुकी थी, ऊपर से हमारे पास एक बाइक ही थी सिर्फ, जिसमें सिर्फ 2 या 3 लोग ही जा सकते थे। तो फिर हम दोनों बहनों ने जाने से मना कर दिया और मेरे मम्मी पापा दोनों उस रात ताऊ जी के घर के लिए रवाना हो गए। यह बात साल 2013 की है। उस रात पापा हमें अपना फ़ोन देकर गए थे। उनका टच स्क्रीन वाला फ़ोन था और पापा अपने साथ मम्मी का कीपैड वाला फ़ोन साथ लेकर गए थे। हम दोनों बहनों को बहुत कम ही फ़ोन मिलता था यूज़ करने के लिए, पर उस रात हमें काफ़ी वक्त मिल गया था फ़ोन को इस्तेमाल करने के लिए। मैंने अपने घर का मेन गेट अंदर से लॉक किया और फ़ौरन अपने बेड पर चली गई। मैं और मेरी बहन दोनों फेसबुक यूज़ कर रही थी। मैं अपनी छोटी बहन से कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। उसे मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में भी सब कुछ पता था। पहले तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड से फेसबुक पर बात करी, फिर उसके थोड़ी देर बाद उसने मुझे कॉल किया। लगभग 12 बजे तक हमने कॉल पर बात की। मेरी बहन भी हम दोनों की सारी बातें सुने जा रही थी क्योंकि वह जस्ट मेरे बराबर में ही लेटी हुई थी। उसे भी काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था हमारी बातें सुनने में। तभी मेरी छोटी बहन मुझसे बोलती है कि दीदी, अपने बॉयफ्रेंड से बोलो ना कोई गाना सुनाए। फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड से बोलती हूँ कि कोई गाना सुना दो, तुम्हारी साली साहिबा गाना सुनना चाहती हैं। फिर मेरा बॉयफ्रेंड गाना सुनाना शुरू करता है। जब मेरा बॉयफ्रेंड गाना सुना रहा था तो हम दोनों को काफ़ी शांति सी महसूस हो रही थी और साथ में हम दोनों बहनों को नींद भी काफ़ी अच्छी आने लगी थी क्योंकि वह इतना अच्छा जो गा रहा था। मेरी बहन बोली धीरे से, दीदी यार, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफ़ी अच्छा गाना गाता है। मेरी छोटी बहन के इतना कहते ही तभी अचानक से हमारी घर की लाइट चली जाती है। फ़ोन में भी नो सिग्नल की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और कॉल भी पलक झपकते ही कट हो जाता है। फिर उसके 15-20 मिनट बाद ही लाइट वापस आ जाती है। हमने अपने रूम में लाल रंग का 0 वाट का बल्ब जला रखा था और पंखा फराटेदार स्पीड में चल रहा था। फिर मेरी छोटी बहन बोली, दीदी अब फ़ोन को रखो ना, चलो सोते हैं अब। मैंने फ़ौरन अपने बॉयफ्रेंड को फेसबुक पर मैसेज किया और फिर हम दोनों बहनें सोने लगी। रात के 1 बज रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपनी बहन की तरफ करवट बदल कर देखती हूँ तो मेरी बहन गहरी नींद में सो रही थी। फिर तभी अचानक से मेरे मन में बार बार यह ख्याल आए जा रहा था कि मैं अपनी छोटी बहन को जान से मार डालूं और उसे एकदम से ख़त्म कर डालूं। ना जाने मेरा दिमाग यह बेहुदा बातें क्यों सोचे जा रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मेरे दिमाग में अभी भी बस यही ख्याल आ रहा था कि अपनी बहन को गला दबाकर मार दूं। फिर तभी इतना मन में ख्याल आते ही मेरी बहन जो पास ही मेरे लेटी हुई थी, वह अचानक से ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू कर देती है। मैं उसको देखकर घबरा जाती हूँ क्योंकि मेरी बहन को पता नहीं यह क्या हो रहा था।
मैं उसे उठाती हूँ, मैं उसको काफ़ी बार हाथ से भी हिलाती हूँ, पर वह नहीं उठ रही थी। मैं फ़ौरन किचन में गई, थोड़ा सा पानी साथ लेकर आई और उसके फेस पर डाली। तब वह ज़ोर से सांस ले लेकर अचानक से उठ गई, जैसे कि उसने कोई बुरा सपना देखा हो। मेरी छोटी बहन उठते के साथ ही अपने गले को छू छू कर देखने लगी। मैं उससे फ़ौरन पूछी, क्या हो गया तुझे, इतनी ज़ोर ज़ोर से सांसें क्यों ले रही है तू? मेरी छोटी बहन बोली, दीदी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा हो और मुझे मारने की कोशिश कर रहा हो। मैं अपनी बहन की यह बात सुनकर घबरा गई। मैं फिर से अपने दिमाग में वही आई हुई ख्यालों के बारे में सोचने लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं कुछ ऐसे ही सोच रही थी कि मैं अपनी बहन का गला दबाकर मार दूंगी। मैंने अपनी छोटी बहन को अपने उस गंदे ख्याल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने उसे फ़ौरन लेटा दिया और उसके सर पर थोड़ी देर हाथ फेरते हुए उसे सुला दिया। फिर खुद भी सोने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक से फिर से हमारे घर की लाइट्स चली जाती है। इन्वर्टर नहीं लगवाया था मेरे पापा ने, और उस वक्त लाइट भी बहुत आया जाया करती थी। हमारा पंखा बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके बंद हो गया। हमारे कमरे में काफ़ी अंधेरा हो गया था। चलो यह शुक्र मनाने की बात थी कि मेरी छोटी बहन आराम से सो रही थी, पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैंने कभी भी इतनी ज़्यादा शांति महसूस नहीं की थी, क्योंकि हमारा घर मेन रोड पर था। रात भर गाड़ी मोटर की आवाज़ें अक्सर आया करती थी, पर उस रात एक भी गाड़ी मोटर की आवाज़ नहीं आ रही थी। ऊपर से लाइट भी चली गई थी, तो हर एक छोटी चीज़ की आवाज़ बारीकी से सुनाई दे रही थी। अब उस रात के सन्नाटे को चीरती हुई झिंगुर की आवाज़ आनी शुरू हो गई। मुझे झिंगुर की आवाज़ से काफ़ी डर लग रहा था। बेशक उस आवाज़ से मुझे डरना नहीं चाहिए था, पर उस रात मेरी बहन और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे सोच सोच कर मुझे काफ़ी डर लग रहा था। फिर तभी मुझे ऐसा लगा कि हमारे कमरे के बाहर जो बरामदा है उसमें कोई टहल रहा हो। मैं किसी के पैरों की चलने की आवाज़ को महसूस कर पा रही थी। तब मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी, जो कि हमारे रसोई घर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई हमारे बर्तनों को इधर से उधर हिला रहा हो। यह सब कौन कर रहा था, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम दोनों बहनों के अलावा उस घर में उस वक्त कोई भी नहीं था और ना ही कोई रहता भी था। बस हम दोनों बहनें और हमारे मम्मी पापा ही सिर्फ इस घर में रहते थे। मुझे बार बार उस बर्तनों की आवाज़ों से डर लग रहा था। फिर तभी बर्तनों की आवाज़ आनी बंद हो गई और हमारे रूम के बराबर वाले रूम से, जिसमें मेरे मम्मी पापा रहते हैं, उस रूम का गेट कोई खोल रहा हो ऐसी आवाज़ आ रही थी। तभी बहुत ज़ोर ज़ोर से गेट की कुंडी खोलने की आवाज़ आने लगी। मेरी तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं आप सभी को नहीं बता सकती। तभी अचानक से मुझे मेरी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। मेरे गेट के बाहर की तरफ से मेरी माँ बोलती है, अनुष्का तुम दोनों सही तो हो ना बेटा, मैं और तुम्हारे पापा घर आ गए हैं। अभी गेट मत खोलो, तुम दोनों आराम से सो जाओ, कल सुबह मिलते हैं। मैं अपनी माँ की आवाज़ सुनकर काफ़ी डर गई। अब मुझे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोना आ रहा था। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। मुझे मेरे कमरे में बहुत ही ज़्यादा ठंड सी महसूस होने लगी। दोस्तों, आखिर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरे कमरे के गेट के उस पार से मेरी माँ की आवाज़ कैसे आ सकती है? आखिर कौन मेरी माँ की आवाज़ निकाल रहा है? क्योंकि अगर मेरी मम्मी पापा घर आए होंगे तो मोटरसाइकिल की आवाज़ आएगी और वह मुझे कॉल करेंगे या फिर बाहर से मुझे आवाज़ लगाएंगे गेट खोलने के लिए। तब जाकर मेरे मम्मी पापा घर में आएंगे। पर ना तो मैंने बाइक की आवाज़ सुनी और ना ही मैंने गेट खुलने की आवाज़ सुनी, और आखिर ना ही मैं गेट खोलने बाहर की तरफ गई। मेरी छोटी बहन भी तब से सो ही रही थी। तो आखिर फिर यह कौन था मेरे कमरे के बाहर? फिर तभी अचानक से मेरे कमरे के गेट पर किसी के ठकठकाने की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज आ रही थी। उस गेट की आवाज़ से छोटी बहन भी उठ गई। बोली, दीदी बाहर कौन है और यह कौन बार बार गेट को पीटे जा रहा है? मम्मी पापा आ गए क्या? मैं बोली, नहीं, कोई भी नहीं आया है। यह कौन है हमारे कमरे के बाहर? मैं खुद नहीं जानती। मेरी छोटी बहन भी काफ़ी डर चुकी थी। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चीखने चिल्लाने लगी, क्योंकि हमारे कमरे के गेट को कोई बार बार बाहर की तरफ से खटखटा रहा था। सुबह के 4 बज रहे थे। सब कुछ शांत हो चुका था। जो उस रात हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा था, शायद वह कोई छलावा था जो हमें अपने उस जाल में फंसाना चाहता था, पर हम उस जाल में नहीं फंस पाए। फिर थोड़ी देर बाद ही मेरे पापा का फ़ोन आया।
मैं फ़ोन को देखे जा रही थी कि उठाऊं या ना उठाऊं। मुझे अभी भी डर लगे जा रहा था कि शायद यह उसी छलावे का तो फ़ोन नहीं आ रहा। मैंने हिम्मत करके उस फ़ोन को उठाया और फ़ोन की दूसरी तरफ से मेरे पापा ही थे। वह बोले, बेटा गेट खोल दो, हम आ गए हैं। मैं डरते डरते अपने रूम का गेट खोल दी और बाहर की लाइट ऑन कर दी तो देखती हूँ कि वहाँ कोई भी नहीं है और मेरे मम्मी पापा का रूम भी बंद है और रसोई घर का भी गेट बंद ही है। पता नहीं कल रात क्या क्या आवाज़ सुनाई दे रही थी और कौन इस बरामदे में घूम रहा था। मैंने रोते रोते अपने घर का मेन गेट खोला और पापा मम्मी को अंदर बुलाया। पापा ने बाइक खड़ी करी और मैं रोते रोते मम्मी के गले लग गई। मम्मी बोली, क्या हुआ? तभी फौरन मेरी छोटी बहन भी कमरे से बाहर आई और बोली, मम्मी पता है कल रात हमारे बरामदे में कोई आया हुआ था। वह हमारे रूम के दरवाजे को बार बार पीट भी रहा था। मेरे पापा और मम्मी यह बात सुनकर घबरा गए। फिर मैंने अपनी मम्मी पापा दोनों को सारी बात सुनाई कल रात की और साथ में मेरी छोटी बहन भी बातें सुन रही थी। सबसे पहले तो मेरी माँ ने मुझे डांटा और बोली कि तुमसे किसने कहा था इतनी रात को जागने के लिए, और तुम दोनों इतनी रात तक कर क्या रही थी? जरूर फ़ोन यूज़ कर रही होगी दोनों। मैंने अपनी माँ को बॉयफ्रेंड से बात करने वाली बात नहीं बताई कि कल रात मैं अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पर बात कर रही थी, इसलिए मैं रात भर जागी रही। और मैंने यह बात अपनी बहन को भी बोल दिया था कि माँ को ना बताए। फिर मेरी माँ ने हम दोनों को अपने कमरे में सुला लिया। फिर हमारी आँख सुबह 8 बजे जाकर खुली। तब मुझे काफ़ी बुखार चढ़ गया था। इतना सब कुछ होते ही मेरे पापा फ़ौरन सुबह जल्दी नहा धोकर हमारे घर में ही बने मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और हम दोनों बेटियों और पूरे घर के लिए सुख शांति के लिए प्रार्थना करने लगे और लगभग 7 बार हनुमान चालीसा का जाप किया गया पापा के द्वारा। तब जाकर शाम तक मेरी तबीयत ठीक हो गई। और फिर तब से उस दिन के बाद से अब तक मेरे साथ और ना ही मेरे घर वालों के साथ कुछ भी ऐसा हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। आज की दूसरी कहानी हमें भेजी है रेशमा जी ने। अब मैं आप सभी को कहानी रेशमा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम रेशमा है। मैं अपने अब्बू अम्मी के साथ फरीदाबाद में रहती थी। मेरी एक छोटी बहन है जो मुझसे 5 साल छोटी है, जिसका नाम मलिका है। मैं अपनी बीएससी की पढ़ाई ख़त्म कर और मलिका की 10वीं की परीक्षा होने के बाद अब्बू ने हमें कुछ दिनों के लिए खाला के घर रहने को भेज दिया। खाला का घर औरंगाबाद में था। खाला हमसे बहुत प्यार करती थी। खाला के भी 2 बच्चे थे, रेहान जो कि मेरी ही उम्र का था और शहनाज जो मुझसे 2 साल छोटी थी। हम चारों मिलकर बहुत मस्ती करते थे। घूमना फिरना, मूवी जाना, ये सब करने में बड़ा मज़ा आता था। खाला भी हमें कोई रोक टोक नहीं करती थी। बड़े मज़े से मेरे और मलाइका के दिन खाला के घर बीत रहे थे। एक दिन रेहान और हम सब ने मिलकर शहर से कुछ दूर एक खंडर में जाने का फैसला किया घूमने के लिए। रेहान ने कहा, मैं अपने बचपन में एक बार इस खंडर में गया था अपने कुछ दोस्तों के साथ, बड़ा मज़ा आया था। पर वापस घर पहुंचकर मुझे खूब डांट भी पड़ी थी, पर मुझे वहां बहुत मज़ा भी आया था। तो क्या हम सब मिलकर कल वहां चलें? घर वालों को बिना बताए हम सब ने वहां उस खंडर में जाने का फैसला किया। वो खंडर हमारे घर से करीब 2 घंटों की दूरी पर था, जहां बहुत सारी मूर्तियां थी, घोड़े की, इंसानों की और भी कई सारी जानवरों की मूर्तियां लगी हुई थी, जो थोड़ी इधर उधर से टूटी फूटी सी अवस्था में थी। और साथ में कामा सूत्र की भी कई मूर्तियां थी। पर वो खंडर काफी बड़ा और भूतिया दिख रहा था। हम सभी को बड़ा मजा आ रहा था। तभी मैंने एक बोतल देखी जो कि एक उल्लू की आकृति वाली मूर्ति के सामने छिपी हुई थी। मैंने सोचा क्यों ना हम इस बोतल को घुमा घुमा कर सवाल जवाब वाला खेल खेलें। रेहान ने तुरंत हाँ कर दी कि चलो हम खेलते हैं, और सबसे पहले उसने ही बोतल लेकर उसे घुमा दिया और बोतल मेरी तरफ ही आकर रुक गई। फिर रेहान ने मुझसे सवाल किया कि बताओ रेशमा, अपने बारे में कुछ ऐसा जो किसी को भी नहीं पता। मुझे सवाल का जवाब देने का मन नहीं हुआ और मैं बोतल उठाकर वहाँ से भागने लगी। पर कुछ 2-4 कदम भागने पर ही मैं एक पत्थर से टकरा कर गिर गई और वो बोतल मेरे हाथों से छूटकर जमीन में गिरकर टूट गई।
सब हंसने लगे और मुझे चिढ़ाने लगे और बोलने लगे, और मत दो सवाल का जवाब, और भागो, देखो बोतल टूट गया ना। पर रेहान तुरंत दौड़कर मेरे पास आया और मुझे थाम कर उठाने लगा। ये पहली बार था जब रेहान के मजबूत बाजुओं ने मुझे इस तरह कस कर पकड़ा था। मैं थोड़ी सहम सी गई, पर रेहान मुझे ही देखे जा रहा था। फिर हमने देखा जमीन पर एक छोटा सा डिब्बा गिरा जो बोतल के अंदर था। मैंने उस डिब्बे को उठा लिया और अपने पास रख लिया। हमें काफ़ी देर हो गया था उस खंडर में रहे रहे। अब हम सब ने वापस घर जाने का सोचा कि खाला हमारी फिक्र कर रही होंगी और अंधेरा होने के पहले हमें वापस घर भी चले जाना चाहिए। शाम के करीब 7 बजे हम सब घर पर थे। सब अपने अपने कमरे में हाथ पैर धोकर आराम कर रहे थे। मैं भी थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गई थी। तब मुझे उस छोटे से डिब्बे की याद आई। मैंने उस डिब्बे को तुरंत खोलकर देखना चाहा, पर वो मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मैंने उसे उठाया और फिर से खोलने की कोशिश की। मैंने जैसे ही उसको खोला, उसके अंदर से एक छोटी सी मक्खी निकली जिसकी आंखें लाल थी। मैं घबरा के पीछे हट गई और उस डिब्बे को एक और फेंक कर मैं गुस्से में रूम से बाहर चली आई, ये सोचकर कि क्या फालतू सा डब्बा मैं खंडर से उठा कर ले आई जिसके अंदर से एक गंदी सी मक्खी ही निकली। मैं अब खाला के पास रसोई में उनकी मदद करने के लिए पहुंच गई थी। हम सब ने साथ मिलकर खाना खाया और बहुत सारा हंसी मजाक किया। खाला जान भी हमें अपनी और अम्मी की कहानियां सुना रही थी। हम सब बड़े मज़े से सुन रहे थे कि तभी खाला ने मुझसे कहा कि कल तुम्हें देखने कुछ लोग आ रहे हैं, तुम्हारे अब्बू उन्हें जानते हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं वो। खाला की बातें सुनकर मैं एकदम से शांत हो गई और सर झुकाकर अपने खाने के प्लेट की ओर देखने लगी। फिर कुछ सेकंड्स बाद मैंने जैसे ही अपनी नज़रें ऊपर की तो मैंने देखा कि रेहान मुझे ही देखे जा रहा है। मैंने उससे अपनी नज़रें फेर ली और प्लेट उठाने लगी और कुछ वक्त बाद में अपने कमरे में चली गई सोने के लिए। दिन भर की थकी मैं बिस्तर पर जाते ही मुझे नींद आ गई। तकरीबन रात के 2 बजे कुछ हल्की हल्की आवाज़ और एक गंदी सी बदबू से मेरी आँख खुली। कोई मेरे कानों के सामने कुछ फुसफुसा रहा था, रेशमा तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, आज तुम्हारी वजह से ही मैं आज़ाद हुआ हूँ। मैं एकदम से डर गई। चौंक कर मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गई। जब मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर जब मैंने पूछा कौन हो तुम, तो एक काला सा साया मेरी आंखों के सामने से गुजरा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला मैं जिन्नात हूँ। मेरा दिल तुम पर आ गया है रेशमा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा और तुम्हारी हर बात भी मानूंगा। बस तुम मेरी रानी बनकर रहो और किसी और से निगाह का कभी सोचना भी मत। रेशमा एकदम से डर गई और चीखने चिल्लाने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। रेशमा की आवाज़ सुनकर रेशमा के बगल में लेटी हुई उसकी बहन मलिका की भी आंख खुल गई। मलिका ने पूछा क्या हुआ अप्पी, तुम क्यों चीख रही हो, कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? रेशमा ने कहा हाँ, शायद ये एक भयानक सपना ही था, और वो सो गई। अगली सुबह रेशमा को देखने लड़के वाले आ रहे थे कि पता चला उनका एक्सीडेंट हो गया। घर से कुछ 500 मीटर की दूरी पर किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई, पर रेशमा को देखने जो लड़का आ रहा था अजाम, उसकी मौत हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि यह कैसे हो गया। बाकियों को बस हल्की चोट और अजाम की मौत। लड़के वालों ने रेशमा को ही मनहूस समझा और उनसे कहने लगे कि हमारे बेटे को खा गई। इस बात को कुछ हफ्ते बीत चुके थे। रेशमा के लिए उसकी खाला और भी लड़के देख रही थी, पर सब इस रिश्ते के लिए मना कर दे रहे थे। सब रेशमा को मनहूस ही समझने लगे थे। रेशमा का रो रो कर बुरा हाल था। वो थोड़ी खामोश सी हो गई थी। एक शाम रेहान रेशमा के कमरे में आया और उससे अपने प्यार का इजहार किया। रेशमा खामोश सी खड़ी बस उसे देखे जा रही थी। वो भी रेहान को पसंद तो करती थी, पर अब वो भी खुद को मनहूस ही समझने लगी थी। रेहान ने रेशमा से कहा, रेशमा मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ और अगर तुम तैयार हो तो मैं अपनी अम्मी से बात करूँगा। रेशमा एकदम से रोने लग जाती है। रेशमा को रोता देख रेहान उसे गले से लगा लेता है।
कुछ वक्त कमरे में एकदम सुकून सी खामोशी फैल जाती है। पर कहते हैं ना, तूफान के पहले की खामोशी एकदम खतरनाक होती है। उसी रात जब रेशमा सोने जाती है तो वो जिन्नात रेशमा को गहरी नींद से उठाकर उससे कहता है, रेशमा तुम बस मेरी हो, तुम्हें कोई और छू भी नहीं सकता, और जो भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगा, जैसे मैंने अजाम को मारा था। और इतना कहते ही वह जिन्नात डरावनी हंसी हंसने लगा। और आज रेहान के मरने की बारी है, जिन्नात बोला। यह सब सुनकर रेशमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रेशमा जिन्नात के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज़ तुम मेरे रेहान को कुछ मत करना, प्लीज़ तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगी, बस मेरे रेहान को कुछ मत करना। जिन्नात रेशमा से कहता है, बस मैं एक शर्त पर रेहान को छोड़ दूंगा, तुम्हें आज ही मुझे अपना शौहर मानना होगा और तुम आज ही पूरी तरीके से मेरी हो जाओ। रेशमा जिन्नात की मंशा समझ चुकी थी, वो बस रो ही जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, पर रेहान की जान बचाने के लिए वो जिन्नात की सारी बातें मान लेती है और आज ही रात वो जिन्नात से निकाह करने को भी तैयार हो जाती है। निकाह करने के लिए जिन्नात अपने असली रूप में आ जाता है। इतना भयानक रूप था उस जिन्नात का कि रेशमा उसे देखते ही बेहोश हो गई। अगली सुबह जब रेशमा की आंख खुली तो उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था और शरीर में कुछ गहरे लाल लाल निशान भी थे। जैसे ही रेशमा ने खुद को आईने में देखा तो उस रात की सारी बातें याद आ गई। वो समझ गई थी कि जिन्नात ने उसकी इज्जत ले ली है। वह जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी। खाला और रेहान उसके पास दौड़ कर आते हैं। क्या हुआ रेशमा, तुम रो क्यों रही हो? जब खाला रेशमा की ओर देखती हैं तो वो समझती हैं कि रेशमा का बलात्कार हुआ है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे और किसने किया भला, क्योंकि रेशमा तो कल आराम से घर पर ही थी। जब खाला रेशमा से पूछती है कि क्या हुआ है बेटा, मुझे बताओ, किसने किया है तुम्हारे साथ यह गंदी हरकत? खाला की बात सुनकर रेहान बिल्कुल चौंक जाता है और नम आंखों से रेशमा की ओर देखने लगता है। रेशमा उन्हें वो खंडर वाले दिन से लेकर आज तक की सारी बातें बता देती है और यह भी बताती है कि जिन्नात उसे कैसे पाना चाहता है और अजाम के मौत का सच भी वह बता देती है। पर जब रेहान ने उससे पूछा फिर कल रात ही क्यों उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तो रेशमा रेहान की ओर देखकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। रेहान समझ जाता है कि रेशमा ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी इज्जत कुर्बान की है और वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। कुछ वक्त बाद रेहान एक तांत्रिक बाबा के पास होता है और उन्हें सारी घटना बता देता है। तांत्रिक अपने कुछ 4 साथियों के साथ रेहान के घर आते हैं और पूरे घर में अपने शक्तियों को फैला देते हैं और उस जिन्नात को अपने वश में करने की कोशिश भी करते हैं, पर वो इस क्रिया में असफल हो जाते हैं और अपने 2 साथियों को भी खो देते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल डायन, इन सब में सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक यह जिन ही होते हैं। उनसे लड़ना और विजय प्राप्त करना यह बहुत ही मुश्किल है। पर अपने 2 साथियों को खोने के बाद भी तांत्रिक बाबा हिम्मत नहीं हारे थे और इधर खाला जान भी अपने नमाज पढ़ने में लगी रहती हैं। रेशमा भी ऊपर वाले से मदद की गुहार करती है और जिन्नात से बातें करने की भी साथ में कोशिश करती है। रेशमा जोर जोर से चीखने लगती है, जिन्नात जिन्नात कहाँ हो तुम, आओ मेरे सामने, तुमने तो मेरी इज्जत ले ली है, अब चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। तुमने कहा था ना तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो और मेरी सारी बातें मानोगे, अल्लाह के वास्ते चले जाओ, हमारी ज़िंदगी से चले जाओ। जिन्नात अपने भयानक रूप में वहाँ प्रकट होता है और रेशमा की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। इधर तांत्रिक बाबा जैसे ही देखते हैं कि जिन्नात का ध्यान रेशमा की ओर है तो वो उसी वक्त अपने शक्तिशाली भस्मों से और मंत्रों का इस्तेमाल करके उस जिन्नात को अपने काबू में कर लेते हैं और उसे वापस उस मक्खी के रूप में बदलकर उस डिब्बे में बंद कर देते हैं। जिन्नात हंसते हंसते के साथ ही जोर जोर से चीखने लगता है और उस छोटे से डिब्बे में कैद हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी रेशमा जी की कहानी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी।
अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सभी से फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।